नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइन्स में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग जो आगामी बीपीएससी एग्ज़ाम है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर था 65th बीपीएससी का, उसके पेपर को डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। इसमें ये सेगमेंटेड डिवाइड किया गया है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो हमारे यहाँ है नहीं है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ कार्यपालिका के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र भी नहीं है हमारे यहाँ पे। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो है क्या? तो नहीं है। तो क्या होगा इसमें? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, अच्छा इसमें क्या है जो हमारे यहाँ पे है, इसमें जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, मेन तो एक चीज़ होती है कि लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, एक तो संसदीय प्रकृति होती है, एक अध्यक्षीय प्रकृति होती है। ठीक है, विधायी में तो उसमें जो सरकार की संसदीय प्रणाली होती है उसमें क्या होता है कि कार्यपालिका अपनी नीतियों कृत्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता को विधायिका आमतौर पर संसद के विश्वास की आज्ञा देने की क्षमता से प्राप्त होती है। तो जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, और जो विधायिका होती है वो न्यायपालिका के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। ठीक है, और शक्तियों का पृथक्करण होता है, लेकिन वो जिम्मेदारियों के विभाजन को संदर्भित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत। तो किसका हुआ था? तो इसमें किसका हुआ था? ग्राम पंचायत का हुआ था ना, ग्राम पंचायत का हुआ था हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ग्राम पंचायत का। ठीक है, इसमें क्या था, सॉरी ग्राम पंचायत हो जाएगा। इसमें क्या था ग्राम पंचायत में कि ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायती राज का सबसे निचला स्तर है जो गांव या छोटे शहर के स्तर पर भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली का औपचारिक रूप है। तो जो पीआरआई संस्थाएं बनाई जाती है ना, ग्राम पंचायती राज संस्थाएं, उनमें एक ग्राम पंचायत जो होता है ना, ये सबसे निम्न स्तर होता है। और ये जो आपको पता ही होगा कि 1993 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया था, उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कौन होता है? तो ये कौन होता है? पटवारी होता है पटवारी। ठीक है, क्या होता है? पटवारी जो होता है वो गांव का अधिकारी होता है, और कृषि भूमि का ये क्या करता है? दौरा करता है। और इसके उसमें क्या होता है, अंडर में क्या आता है? इसके अंडर में क्या आता है? जोत का रिकॉर्ड, उसका स्वामित्व, ये सब बनाए रखना होता है। तो ये जो खसरा खतौनी ये सब बनाता है ना इसमें, तो इसमें क्या करता है? ये जो भू राजस्व होता है ना, उसका संग्रह, आयोजन और एक सरकार को ये जानकारी प्रदान करता है, माध्यम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए क्या हो जाएगा? वो बड़े देशों के लिए आदर्श है ये। इसमें क्या होता है? केंद्रीय शासन व्यवस्था, त्वरित निर्णय होगा, बिल्कुल होगा, लचीलापन भी होगा और कानून को एकरूपता आएगी। लेकिन जो इसमें क्या कहा गया है, बड़े देशों के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है? एकात्मक सरकार के अधीन कोई भी होता है कि एक तरफा कार्रवाई द्वारा संशोधित किया जा सकता है, या फिर इसमें बहुमत सरल भी हो जाएगा, विशेष बहुमत भी हो जाएगा, तो लचीलापन भी आ जाएगा। और क्या होता है इसमें? बहुलवाद होगा, विविधता होगी, ऐसा होता है ना। और क्या होता है? कानून, नीति, प्रशासन, इसमें क्या होता है? एकरूपता बनाई
बनाई जा सकती है, ठीक है। और प्राधिकरण और जिम्मेदारी में संघर्ष नहीं होता है, ठीक है। इसमें तो केवल 3 सही है बड़े देशों के लिए आदर्श, ठीक है। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो ये कब लाया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना और राजनीतिक प्रशिक्षण और क्या है, योजना बनाने में गांव की सहायता करना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था ये क्या था, एक समुदाय का पूरे समुदाय के समग्र विकास करने के लिए लाया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था, मेन ग्रामीण जीवन का जो था ना विकास करना था। तो मतलब जीवन स्तर भी उनका सही करना था, ठीक है। ग्रामीण समुदाय के प्रगति के मार्ग को प्रदर्शित करना था, लोगों की जिंदगी गुणवत्ता का प्रदर्शन करना था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था, योजना बनाने में सहायता हो, तो उसमें भी क्या क्या होगा, सामुदायिक विकास परियोजना का उद्देश्य योजना और विकासात्मक गतिविधियों में गाँव की मदद करना था, कृषि उत्पादन में सुधार भी था इसमें, और क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में गाँव को शामिल करना भी था इसमें, ठीक है। और राजनीतिक प्रशिक्षण, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के माध्यम से गांव के लोगों को भी प्रशासनिक गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जाना था, और गांव में शैक्षिक सुविधाएं तो था ही। तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 5 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी क्या है, एक राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2019 तक ये एक क्या थी, ये एक राज्य पार्टी थी, लेकिन अब शायद इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने की ओर अग्रसर हो गया, अभी मिला नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे कोई भी पार्टी होती है ना, तो राज्य पार्टी के लिए उसको क्या रहती है, उसको पार्टी को कुल सीटों का, विधानसभा की जितनी भी कुल सीटें हैं एक राज्य पार्टी के लिए क्या निर्धारित होती हैं, विधानसभा की कुल सीटें जो होती हैं उसका न्यूनतम 3% या विधानसभा की न्यूनतम 3 सीटें जीतनी चाहिए, ठीक है। या तो 3% हो विधानसभा की सीटों का, या फिर विधानसभा की न्यूनतम 3 सीटें जीतनी चाहिए, ठीक है। और क्या होता है इसमें, लोकसभा से कम 1 सीट हर 25 सीट पर या फिर उस राज्य को आवंटित किसी भी एक हिस्से के लिए जीतनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है इसमें, एक और उसमें होती है कि एक पार्टी की लोकसभा या राज्य विधानसभा के सामान्य चुनाव के दौरान चुना गया कुल वैध वोटों में से कम 6% सुरक्षित होना चाहिए, 6% होना चाहिए। और इसके अलावा कम से कम एक लोकसभा और जीतने में 2 विधानसभा सीटें जीतनी चाहिए। तो एक राज्य पार्टी के लिए ये योग्य हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है, निम्न के संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है पोस्टमार्टम, ये कहा जाता है अधिकार प्रेक्षा को, ठीक है। क्या कहा जाता है अधिकार प्रेक्षा को, अधिकार प्रेक्षा को कहा जाता है पोस्टमार्टम, ठीक है। क्या होता है इसमें, अधिकार प्रेक्षा को, एक मिनट रुकिए, अधिकार प्रेक्षा, इसमें प्रतिषेध है, परमादेश है और अधिकार प्रेक्षा है, ठीक है। इसमें जो उत्प्रेषण होता है ना, उत्प्रेषण रिट को कहा जाता है, ठीक है। अधिकार प्रेक्षा को नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको उत्प्रेषण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पोस्टमार्टम, ठीक है। पोस्टमार्टम भी कहा जाता है उत्प्रेषण को। इसमें क्या होता है, उत्प्रेषण की रिट को पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है। यही एक न्यायिक प्रक्रिया होती है जो उत्प्रेषण होती है। और न्याय इसमें क्या होता है, उत्प्रेषण रिट एक न्यायालय के समक्ष एक ऐसे आदमी को प्रस्तुत करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत या जेल में रखा गया है, और हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, और यदि पाया जाता है कि हिरासत में अवैध तरीके से रखा गया है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को रिहा कर सकती है, ठीक है। इसमें ये होता है। नेक्स्ट है
भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? M1, Z1, M3, Z3। तो इसमें क्या है? M3 होता है इसका ना, M3 होता है इसमें। भारत में जो वर्तमान में है ना, उसमें मतदान मशीन V3 और क्षमता के लिए M3 संस्करण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ये 4 हैं। तो इसमें से देख लेते हैं हम लोग किसमें कौन कौन सी हैं। ये किसमें पूछ रहा है? विधानसभा में पूछ रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? अरुणाचल प्रदेश में 60 है, 60। ठीक है, और हिमाचल में कितनी है? हिमाचल में हो जाएंगी 68 है। ठीक है, इसके बाद मणिपुर में कितनी होती है? मणिपुर में भी 60 है, और मेघालय में भी सेम है 60। तो क्या हो जाएंगी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या हो जाएंगी? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक हो जाएंगी इस वाले में। ठीक है, अधिक पूछ रहा है ना? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट है नेक्स्ट है भारत में के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो वरीयता क्रम पूछ रहा है। तो वरीयता में क्या होता है? अच्छा, इसमें एक और चीज़, जो विधानसभा का सीटों का आया, तो मैं सदस्यों की संख्या का आया, तो सदस्यों की संख्या के बारे में बता दें कि जो भारत के संविधान है ना, उसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो विधानसभा है उसमें 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, 60 से कम और 500 से अधिक। लेकिन जो पुडुचेरी है उसमें क्या है? 60 से कम सदस्य हैं। कुछ मतलब अपवाद भी हैं इसमें, गोवा, सिक्किम, मिजोरम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है वरीयता क्रम का था। तो यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? वरीयता भारतीय क्रम में क्या होगा? सब संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त है, और देखो सबसे पहले तो यूपीएससी अध्यक्ष आएगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा ना, इसको सबसे पहले यूपीएससी अध्यक्ष आएगा, तो 1 आएगा सबसे पहले। तो पूछ क्या रहा है इसमें? ये सबसे पहले पूछ रहा है ना कौन सा आएगा। हाँ, तो यूपीएससी अध्यक्ष आएगा। इसके बाद जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ये सेम पे आते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय का तो अलग आता है, शायद 14th पे आता है, और बाकी के ये तीनों 9th पे आते हैं, तीनों ना। और लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पहले आता है। तो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या था? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। हाँ, और CACP। ठीक है, और यही क्या करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य के सिफारिश करता है, MSP की। ठीक है, और उद्देश्य क्या है इसमें? जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, इसका उद्देश्य यही है कि मांग पैटर्न के अनुसार उत्पादकता और समग्र अनाज का उत्पादन को बढ़ाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये GDP से संबंधित है। क्यों आई है? ये क्या हुआ था कि जो विकास की हिंदू दर ये थी, ये 50 से 80 के दशक के बीच 3 दशकों में अधिक समय के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की कम विकास दर को ये इंगित करती है। इसमें क्या हुआ था कि ये शब्द जो है, उस टाइम GDP कम आई थी, तो उसके लिए गढ़ा गया था। वो किसने गढ़ा था? ये अर्थशास्त्री जो राज्य कृष्ण द्वारा हैं, उन्होंने ये शब्द दिया था। क्या दिया था? हिंदू वृद्धि दर। राजकृष्ण थे। ठीक है, तो क्या ये नहीं है? ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ये मोतिहारी में हुआ है। मोतिहारी, हाँ मोतिहारी में हुआ है। ये क्या है? जो पूसा है, पूसा आपको पता हो कहाँ पे है? ये भी पटना ही में है, और 3 दिवसीय यहाँ पे एक ये कृषि कुंभ आयोजन होता रहता है, कृषि कुंभ मेला। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग के स्वास्थ्य
सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है। तो अब तो ये नया आ गया डेटा, तो हम लोगों को नए के अनुसार इसमें करना चाहिए, ठीक है। तो जो ये तो 2019 का था, तो 2019 वाले का नहीं, हम लोग 2021 वाले का देखते हैं। तो 2021 में इनका कितना था स्कोर, 18th रैंक है इसमें। नीति आयोग का जो निकाला गया है अभी 2021 में, ये इस टाइम भी सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है और केरल ने इसमें टॉप किया है, ठीक है। तो और रही बात इसके आंसर की 14 की, तो इसमें क्या था उस टाइम 32.11 था, ठीक है। क्या था 32.11, ये साइन ही नहीं लगता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या था। तो बाल लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, 935 था, ठीक है। बाल लिंग अनुपात पूछ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ये था 935, सॉरी यार ये काम नहीं कर रहा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो बिहार का बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष का था, ये 935 था। और 2001 में कितना था, ये 942 था 2001 में, मतलब 2001 में थोड़ा 942 था, अब 935 हो गया, ठीक है। तो और ज़्यादा कम हुआ है इसमें। और बिहार का जो कुल लिंगानुपात है वो कितना है, 918, ठीक है। तो चलिए हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए क्या है, वर्ष ये हो गया था ना कंप्लीट, हाँ। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी। तो 2017-18 में तृतीय क्षेत्र की विकास दर पूछ रहा है, तो ये थी 14.6% उस टाइम, ठीक है। कितनी थी, 14.6%। नेक्स्ट है वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का जीडीपी उत्पाद। तो ये आप यार आंकड़े जो है ना ये नए वाले देख लेना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि ये पुराने वाले आंकड़ों को पढ़ा जाए। तो क्या क्या ना, एक जीडीपी वगैरह, जीडीपी का, प्रति व्यक्ति आय और विकास दर प्राथमिक की, द्वितीयक की और तृतीयक की, तीनों सेक्टर के आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है 18th पढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा शुरू हुआ था, एकीकृत ग्रामीण विकास हुआ था, ठीक है। एकीकृत ग्रामीण विकास, इसमें क्या था, ये कार्यक्रम IRDP भारत सरकार द्वारा 1978 के दौरान शुरू किया गया था, एकीकृत ग्रामीण विकास, ठीक है। और 1980 के दौरान इसको लागू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना, ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए, और उनके कौशल सेट के विकसित करने के अवसर भी उपलब्ध कराना। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो था IRDP कब हुआ था, ये 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। तो अंत्योदय कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया था, ये राजस्थान में शुरू किया गया था। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत जो हुई थी वो राजस्थान में, और 1977 में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, राजस्थान में हुआ था और 1977 में। इसमें क्या था कि पहली बार जो है राजस्थान में 1977 में लॉन्च किया गया था। और कार्यक्रम ये और भी जैसे हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर की सरकारों द्वारा 1978 में लिया गया था। कार्यक्रम के तहत लाभ योजनाओं के प्रकार में भूमि आवंटन था, कृषि और भूमि विकास था, पशुपालन था, कुटीर उद्योगों को विकसित करना, रोजगार, वृद्धावस्था पेंशन, ये सब थे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्यात वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। तो ये भी आप लोग आर्थिकी में एक बार देख लेना, और अगर टाइम रहा तो आर्थिकी भी कंप्लीट करा देंगे, तो उसमें आप देख लेना, ठीक है। नहीं तो आप यूट्यूब में
मिल जाएगी आपको आर्थिकी की वीडियो, तो उससे एक बार डेटा वगैरह जो अभी 2022 की आई है उसको देख लेना कि भारत का क्या रहा है, विदेशों में क्या रहा है, खाद्यान्न का और खनिज का, ये दोनों आंकड़े देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। भूमि का मालिक किसान होता है, तो ये क्या होता है, रैयतबाड़ी होती है। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये टॉमस मुनरो ने स्टार्ट की थी, और कहाँ से की थी, मद्रास से की थी, जब वहाँ पर ये क्या था, वहाँ का गवर्नर था, तब इसने स्टार्ट की थी, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने। फिर इसके बाद जो बम्बई में भी स्टार्ट हुई थी, तो ये बम्बई और बम्बई साइड में किसने की थी, ये एल्फिंस्टन थे, उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट की थी, ठीक है। ब्रिटिश भू राज व्यवस्था थी ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में है। तो ये भी सॉरी यार, मैं आंकड़े अभी नहीं बता पा रही हूँ, आप इसको देख लेना, नहीं तो होगा तो यहाँ पे लिख देंगे, एक नोट कर देंगे, ठीक है, कमेंट्स वगैरह में। 23 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। तो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत कौन सा नहीं है, इसमें होगा नाबार्ड, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, नाबार्ड हो जाएगा। क्या है इसमें, ऐतिहासिक रूप से कृषि का जो ऋण था वो मुख्य घटक सीधे किसानों को कृषि को प्रत्यक्ष ऋण के रूप में प्रदान किया गया है। कृषि के लिए प्रत्यक्ष ऋण में अल्पकालिक ऋण या मौसमी कृषि कार्यों के लिए ऋण या कृषि में निश्चित पूंजी निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण शामिल होता है। तो जो अप्रत्यक्ष जो दूसरा होता है, एक तो प्रत्यक्ष मिलता है, दूसरा अप्रत्यक्ष ऋण मिलता है, ठीक है, जो सीधे किसानों के पास नहीं पहुंचता है, बाकी सब्सिडी दे दिया, ऐसे कुछ करके दे दिया, अनाज वगैरह के माध्यम से दे दिया, ठीक है। तो जो ऐसे संस्थान जैसे वाणिज्यिक बैंक हुआ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ, सहकारी बैंक हुआ आदि, ये क्या है, प्रत्यक्ष वित्त के स्रोत हैं, ठीक है। भारत में ग्रामीण ऋण के लिए 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये सीधे किसानों अन्य ग्रामीण लोगों को वित्त नहीं देता, ये किसी संस्था के माध्यम से देता है, ठीक है। नाबार्ड प्रत्यक्ष नहीं देता, क्या देता है, किसी संस्था के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है। ईपीसीजी क्या है, क्या होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स, तो नहीं, ये नहीं होता है। एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स, ये भी नहीं होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, तो हाँ ये क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स हो जाएगा इसका। ये नहीं, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स हो जाएगा। ये क्या होता है, ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स के लिए ये स्कीम है। इसमें पूर्व उत्पादन शून्य उत्पादन के लिए पुर्जों सहित पूंजीगत वस्तुओं की आयात की अनुमति है, ठीक है। और यह जो क्या करता है, भारत में पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी। तो कितनी है प्रति माह, यह है 3000, ठीक है, किसमें, श्रम योगी वाले में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ग्राहक को प्रति माह 3000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन दी जाएगी। और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन पाने का हकदार होगा, ठीक है। और केवल पति पत्नी को ही मिलेगी, इसके अलावा किसी को नहीं। तो नेक्स्ट अब भारतीय इतिहास है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें करेंगे कंप्लीट। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर चाहिए है या फिर नेट के लिए, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो धन्यवाद।